जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट। जो भी बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रासायनिक विज्ञान का है और आपकी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं। 2025 में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के बारे में आज मैं समझाऊंगा। रासायनिक समीकरण बनते कैसे हैं और इनको संतुलित करना भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। समय न मिलने की वजह से मैं पर डे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे खेद है। मुझे पता है कि बच्चों को बहुत इससे नुकसान भी हो रहा है, लेकिन आप लोग अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तो मैं भी आपके साथ कंटिन्यू बना रहूँगा। तो बस समय नहीं लेते हैं। जो आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं हाई स्कूल लेवल के, केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला। जो प्रश्न बनता है इसमें पूछे जाते हैं क्या होता है जबकि फलाने से फलाने की क्रिया कराएंगे, यानी फलाने का मतलब किसी यौगिक का किसी यौगिक के साथ हम क्रिया कराएंगे तो अगला हमको जो उत्पाद मिलेगा वो क्या बनेगा, इसी के बारे में है। तो पहला हम देखते हैं। पहला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो वो क्या बनेगा और उसका समीकरण कैसे संतुलित होगा। तो आपको यौगिक का नाम आना चाहिए। तत्व जब आपस में तत्व मिलते हैं तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं और उन यौगिकों के साथ में हम किसी दूसरे यौगिक की क्रिया कराते हैं तो नया हमको उत्पाद मिलता है। इसी के बारे में हमको समझना है। तो चलिए देखते हैं। पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम को आप जानते हो किससे प्रसारित करते हैं, Ca, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड है तो COH का होल ट्वाइस। इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जब आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जब कैल्शियम ऑक्साइड लेकर आते हैं, यानी कि कली चूना लेकर आते हैं और उसके साथ जब जल को मिला देते हैं तो हमको यही मिलता है, यही है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ हमको किसकी क्रिया करानी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम अपने सांस से छोड़ते हैं, CO2 हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इसके साथ हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। बच्चों का काफी क्वेश्चन रहता है कि क्या बनेगा। ऐसी सिचुएशन कभी भी आए तो ध्यान दें, इसको हम तोड़ के बताते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे या ऑक्सीजन यहाँ पे, हमेशा जब दो तत्व सेम होते हैं तो वो आपस में मिलना चाहते हैं। ऑक्सीजन यहाँ है, ये ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया करना चाहेगा। थोड़ा सा यहाँ तोड़ के हम समझा दें आपको। अगर Ca है और इसको हम OH का 4 ट्वाइस है, इसका मतलब OH 2 बार है। इसको अगर हम तोड़े तो OH और फिर OH, ध्यान दें। और हमने बताया है कि CO2 है, हमेशा CO2 से ऑक्सीजन निकलेगा और ये जाके इसके साथ क्रिया करेगा, ठीक है। ये Ca+ और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस है। हमेशा पॉजिटिव निगेटिव से साथ क्रिया पहले होती है। एक धन आयन होता है, दूसरा ऋण आयन होता है, इसको आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इसके साथ जब क्रिया करेगा तो हमने बोला है कि ऑक्सीजन के 2 अणु हैं यहाँ पे और हमेशा ऑक्सीजन अपने तत्व के ही साथ पहले क्रिया करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको तोड़ेंगे और यहां से एक हाइड्रोजन टूटेगा और यहाँ पे हमारे पास बचेंगे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, जो कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर आपको पता है कि जल बनाता है। यहां से आप इसको समझ सकते हैं। तो जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहां से ऑक्सीजन के 2 अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु यहां से लिया तो ये बन गया CaCO3, ठीक है। अब बचा हुआ जो भाग है हमको क्या बच रहा है, H2O, HOH यानी कि H2O। आप यहां से फिर से समझ सकते हैं। जो बच्चे समझने में दिक्कत कर रहे हैं उनको फिर से मैं समझा दूं। हमने बोला क्या बताया, हमने बताया कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को संगमरमर भी कहते हैं, या पत्थर है, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। अब इसके साथ क्या करेंगे, देखिए यहां तोड़ा हमने तो यहाँ पे OH 2 बार था, इसको तोड़ेंगे तो ये होगा OH। और हमने बताया कि एक ऑक्सीजन टूटकर इसके साथ क्रिया कर लिया, एक ऑक्सीजन यहां से टूटा और इसके साथ जाके क्रिया कर लिया तो CaCO3 बन गया और बचा हुआ जो हमको भाग है ये हट गया, यहां से OH बना यानी H2O बना। तो इस प्रकार हमें ये समीकरण बना। हम कह सकते हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बुझे हुए चूने के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है। और क्या बनता है आपका H2O। ये बात समझ आए। ये वही है जब आप क्रिया कराते हैं तो जब आप दीवार पे पुताई करते हैं
ये जो चूना है, ये चूना कली चूना था, ये पानी मिला के आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, बुझा हुआ चूना बनाया। जब इसको दीवार पे पुताई कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ क्रिया करके इसको सफेदी लाने में काम करता है और जल को मुक्त करता है। ठीक, तो ये हमको बन गया कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना। दूसरा समीकरण देखते हैं, दूसरा हमारा क्या कहता है। दूसरा होता है जिंक को सिल्वर नाइट्रेट। तो आपको जिंक पता होना चाहिए, जिंक का समीकरण क्या होता है। तो जिंक का होता है Zn, यहां से देख सकते हैं, और सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं और नाइट्रोट के लिए AgNO3 हो जाएगा। अब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, बात वही होती है, जो ज्यादा एक्टिव होता है, जो क्रियाशील धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, जो कम क्रियाशील धातु होती है उसको कम, अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके अलग कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अगर हम यहाँ पे, अगर आप लोग को ना पता हो कि सर क्रियाशील तत्व क्या है, तो हम आप कहेंगे तो उसका वीडियो अलग से हम डाल देंगे। हमने यहाँ पे देखा जिंक यहाँ पे है, Ag है, क्योंकि जिंक क्या है कि सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, ये अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा और उसका स्थान ले लेगा। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया जो अपक्रिया बनती है उसको हम विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। तो ये जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, अब देखिए इसको विस्थापित करेगा तो हमारा बचेगा जिंक Zn और NO3 और प्लस Ag। ठीक है, इस तरह से हमको मिल जाएगा जिंक नाइट्रेट और Ag मिल जाएगा। आप इसके दो अणु भी ले सकते हैं अगर इसके हम संतुलित करना चाहें। वैसे ये सही है समीकरण, कभी कभी इसके थोड़ी सी मात्रा लेकर हम डबल मात्रा लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 और फिर इसके बाद हम इसको संतुलित करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा होल ट्वाइस। बात वही है, वो भी सही था, ये भी सही है, लेकिन सटीक आपने लिखा तो ये ज्यादा बेहतर होगा हमारी समझ से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एल्युमिनियम को कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। एल्युमिनियम का संकेत आपको पता है, एल्युमिनियम का तत्व होता है Al और कॉपर क्लोराइड का होता है CuCl3। ठीक है, तो इसके साथ हम जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, हमको यही देखना है। चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया है एल्युमिनियम Al और प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl3। भैया क्या बनेगा, यही आपको हल करना है। ठीक है, क्या बनेगा, हमने अभी बताया कि जब भी ऐसी कंडीशन में क्रिया होगी तो Cl3 है और यहाँ पे एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम क्या करना चाहेगा, इसके साथ क्रिया करना चाहेगा, क्योंकि ये क्रियाशील है इसकी तुलना में। ये भी वही विस्थापन क्रिया है, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी क्रियाओं को हम विस्थापन क्रिया कहते हैं। अब कहोगे सर यहाँ से इसको कैसे हटा दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्रियाशील तत्व क्या है, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो जाहिर सी बात है ये पावरफुल आदमी है और ये कम पावरफुल है। जो बलशाली रहेगा अगले को उसके स्थान से वैसे भी हटा देता है। आपने देखा होगा गांव में जो बलशाली व्यक्ति होते हैं, जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, उनको बलशाली लोग डरा के धमका के उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जमीन पे कब्जा भी बना लेते हैं। उसी प्रकार इस समीकरण में भी यही क्रिया होती है। क्या बनेगा, आप इसको हटाएंगे तो ये इसका स्थान ग्रहण किया तो ये बन जाएगा AlCl3 और प्लस हमको क्या बचा Cu। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर है, ये बिल्कुल सही समीकरण है। तो हमको बना एल्युमिनियम क्लोराइड और प्लस कॉपर में टूट जाता है, अलग हो जाता है, इससे जुदा कर दिया इसने। तो एक ऐसी क्रियाएं है, ये है विस्थापन क्रियाएं। अगली बार हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड को पोटेशियम सल्फेट से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। बहुत अच्छा है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से समझे। बेरियम क्लोराइड भैया, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, BaCl2 और प्लस पोटेशियम सल्फेट है तो K2SO4। अब क्या बनेगा, ठीक है, तो चूंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो जाहिर सी बात है ये इससे क्रिया करना चाहेगा, बचा हुआ भाग इससे चला जाएगा। तो जो इससे कराएंगे तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो,
इसका इसके साथ क्रिया हो जाएगा ऐसे, यहां से जब इस तरह के समीकरण आए तो बाहर वाला का इसके अंदर वाले से और बाहर वाले का इसके बाहर वाले से अब क्रिया करा दीजिए, तो आपका बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस Cl2K2, इसको आसानी से लिख सकते हो KCl और इसको लिख सकते हो 2KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो हमारा समीकरण क्या बना, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। इस तरह से आप समीकरण आसानी से बना सकते हो। बस आपको यह समझना है कि आपको थोड़ा सा यह जानना जरूरी है कि क्रियाशील तत्व क्या है। आप अगर कहोगे कि सर इसका क्रियाशील तत्वों के बारे में बताइए, इसका वीडियो अलग से डाल दीजिए, तो उसका वीडियो हम अलग से डाल देंगे। बस आपके सहयोग की जरूरत है हमें। तो क्या करेंगे हम, बेरियम क्लोराइड को जब पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से पूछा जाता है क्या होगा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, ये आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा। आपको यौगिक का नाम पता होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मतलब बुझा हुआ चूना, CO2 जिसको अब हम मुक्त करते हैं, सांस में जब छोड़ते हैं CO2 है। इन दोनों के साथ जब आप क्रिया कराते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर और जल मुक्त करता है, भाप के रूप में निकल जाता है। हम क्या करते हैं, जब पुताई करते हैं तो यही पुताई करते हैं दीवारों पर, और दीवारों में जब तक सफेदी नहीं आती है, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड आके मिलता नहीं है, क्योंकि वातावरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो सफेदी के साथ जब इसमें से जल को मुक्त करता है तो हमको संगमरमर यानी कि सफेदी मिलता है, चूना मिलता है, और फिर हमको मिल जाता है जल। इसके बाद हम देखते हैं जिंक को और सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो जिंक लिया हमने AgNO3 लिया है, इसके साथ अब क्रिया कराते हैं, क्योंकि जिंक क्या होता है, इससे ज्यादा पावरफुल है, ये क्रियाशील तत्व है। तो ये क्या करेगा, कब क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है इसको विस्थापन क्रिया कहते हैं। विस्थापन क्रिया की परिभाषा भी आप आसानी से यहाँ से बना सकते हैं, जब कोई अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो ऐसी क्रियाओं को हम विस्थापन क्रिया भी कहते हैं। बात समझ में। एल्युमिनियम को और कॉपर क्लोराइड के बिल्कुल वही परिभाषा है, जो ये भी विस्थापन क्रिया ही है, क्योंकि इसका स्थान विस्थापित कर रहा है। इसके बाद बेरियम क्लोराइड का पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं, तब भी वही क्रिया ही बन रही है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे, जो रासायनिक समीकरण थे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको इसके आगे हम थोड़ा से एक आध क्वेश्चन और भी बता देते हैं। चलिए थोड़ा सा रासायनिक क्रियाओं के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फिलहाल इसको मैंने कुछ वीडियो में मैंने बताया है, इसको आप पिछले वाले वीडियो मेरे देख सकते हैं। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर एग्जाम आने वाले हैं तो थोड़ा सा एक बार फिर से इसकी परिभाषा बता दीजिए। परिभाषा अक्सर हम भूल जाते हैं, तो परिभाषा भूलने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं होती है। अपघटन क्रिया है, अपघटन का मतलब होता है टूटना। पहली बात तो अपघटन का मतलब जानिए कि टूटना। अब अपघटन का मतलब टूटना होता है, तो अपघटन क्रिया क्या होगी। तो इसके लिए बहुत आसान परिभाषा है, और इसके लिए पहले परिभाषा देने से पहले मुझे कोई एक ना कोई समीकरण लेना पड़ेगा, यानी कोई ना कोई एक यौगिक लेना पड़ेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने ले लिया है जिंक कार्बोनेट, ठीक है। और जिंक कार्बोनेट को क्या करेंगे हम, जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, जिंक ऑक्साइड और प्लस CO2 में। अब परिभाषा यहां से समझिए, अपघटन का मतलब होता है टूटना। वह क्रिया जिसमें कोई एकल यौगिक अभिक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, टूट जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अब अपघटन अपक्रिया में वो कोई भी अपघटन क्रिया हो सकती है, चाहे वो ताप के द्वारा अपघटित हो जाए, चाहे विद्युत धारा के द्वारा अपघटित हो जाए, ठीक है। मतलब उसको टूटने के लिए कोई ना कोई एक माध्यम होना चाहिए। कोई भी माध्यम सन के द्वारा भी हो सकता है, सूर्य के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा भी हो सकता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम अपघटन क्रिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा है संयोजन क्रिया। संयोजन मतलब होता है, संयोजन का मतलब ही जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होता है। इसके लिए परिभाषा क्या होगी, मान लीजिए हमने क्या ले लिया है, हम कुछ ले लेते हैं और कहते हैं क्या बनता है। मान लीजिए हमने H2 लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने यहाँ पे H2 ले लिया है और यहाँ पे Cl2 ले लिया है।
हमने हाइड्रोजन लिया और क्लोरीन गैस लिया, दोनों को आपस में जब अभिक्रिया कराया तो एक नया उत्पाद बना जिसको हम बोल सकते हैं HCl। इसके भी दो अणु यहाँ पे हैं, इसके भी हैं, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ से 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। परिभाषा क्या होगी अपक्रिया में? संयोजन मतलब जुड़ना, योग होना। वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक या अभिकारक, कुछ भी कह सकते हो, वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल यौगिक का या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल और भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल और दे दें। मान लीजिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया और हमने यहाँ ले लिया ऑक्सीजन। इन दोनों को आपस में जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा 2H2O। ठीक है, क्या बन जाएगा? 2H2O। हाइड्रोजन के यहाँ 2 अणु हैं और हाइड्रोजन के यहाँ 4 हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सेम है, केवल इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब ये बराबर हो गया। तो ये भी क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया और दोनों में आपस में क्रिया कराया तो एक उत्पाद बना, एक यौगिक बना, तो इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। एक बात आई है तापीय अपघटन। तापीय मतलब ताप के द्वारा किसी चीज में ताप दिया जाए और वो 2 से 2 अधिक पदार्थों में टूट जाए या उत्पादों में विघटित हो जाए, तो उसे तापीय अपघटन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया है CaCO3। ठीक है, क्या लिया है हमने? CaCO3। अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हीटिंग दे देते हैं, गर्म कर देते हैं। यहां जब इसको हम भट्टी पे हीटिंग किया, गर्म किया, तो ये टूट जाएगा। तो हमने बताया है टूटने के लिए कोई ना कोई यौगिक बनना चाहिए, तो आपका टूटेगा तो CaO जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कली चूना बन गया और बन गया CO2। ठीक है, वही अलग हो गया। ज्यादा हीट किया तो ये टूट गया। ठीक है, अब तो ये क्या हुआ? तापीय अपघटन। अब तापीय अपघटन की परिभाषा क्या होगी? वह अपक्रिया जिसमें किसी एकल यौगिक को उष्मा के द्वारा या ताप के द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम्पल हमने जो आज आपको बताए हैं, जो हमने ये समीकरण बताए हैं, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हम और सारे समीकरण को आपको हल करना बताएं, ज्यादा से ज्यादा बताएं, तो आप लोग हमको कमेंट करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो ये मान के चलिए, आप ये नोट कर लें कि आप कमेंट करेंगे और हमसे ये भी कहेंगे सर और ज्यादा से ज्यादा समीकरण को हल करके बताइए, तो और एग्जाम्पल और समीकरण लेकर मैं आऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही था आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपका भविष्य अच्छा रहे, आप अच्छे मार्क लाएं और अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। ठीक है, कामयाब वही होता है जो सही दिशा में सही मेहनत करता है। अगर आप सही दिशा में सही मेहनत करते हैं तो आपकी सफलता नाजायज नहीं जाएगी, वो जायज जाएगी और अपनी कामयाबी जरूर चुमेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।